क्वेश्चन नंबर 17 जो हमारा दे रखा है वो इस तरीके से दे रखा है कि बाय हाउ मच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी रिड्यूस, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी रिड्यूस होता है, कितना रिड्यूस होगा, टू रिड्यूस ऑफ इंक्रीज इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज रेशियो टू हाफ, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज रेशियो टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। मान के चलिए काइनेटिक एनर्जी जो आपकी है, काइनेटिक एनर्जी उसकी जो वैल्यू होती है 1/2 m² होती है, और वेलोसिटी क्या हो गई है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज रिड्यूस टू हाफ, यानी कि v आपने क्या कर लिया है, v आपने 1/2 कर दिया है, ठीक है ना। ओके, रिड्यूस किया है आपने, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आपने v को रिड्यूस किया है तो ऐसे केसेस में v को आपने रिड्यूस किया, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी जो आपकी होगी ऑफ द पार्टिकल्स में वो इनिशियल केसेस में आपकी हो जाएगी 1/2 m, और v की जगह पर आपका v रिड्यूस हो गया तो इनिशियल का v रिड्यूस होगा तो v² बाय ये हो जाएगा 4, तो 4 2 सा 8 हो जाएगा, तो यानी कि 8, ठीक है ना, 1/8 हो जाएगा। या फिर आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो आपकी 1/4 पार्ट हो जाएगा, और ब्रैकेट्स में आप लिख सकते हैं 1/2 mv², और ये पूरा के पूरा आपको पता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो 1/4 पार्ट हो जाएगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का, तो 1/4 पार्ट हो जाएगा, रूल से 4 गुना हो जाएगा, या फिर आप इसमें लिख सकते हैं ये अपने मूल का आधा हो जाएगा, अपने मूल का 1/4 हो जाएगा, तो ये 1/4 आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 17 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। 17 के बाद 18 आता है, व्हेन डज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट हाईएस्ट स्पीड, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर उच्चतम गति में कब घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर उच्चतम गति में सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्पीड से कब घूमती है, ठीक है ना। ओके, तो देखें, द अर्थ द अर्थ द अर्थ, ठीक है ना, ट्रेवल अबाउट अबाउट 107,000 किलोमीटर, 107,000 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है ना। दिस मीन दैट our planet move around the sun at an average speed of 30 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, 30 किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थ अर्थ स्पीड अर्थ स्पीड इज नॉट कांस्टेंट as the earth has an elliptical elliptical orbit when the earth is closest to the sun, when the earth is closest to the sun। केपलर्स के रूल्स के अकॉर्डिंग क्या था कि जो अर्थ होती है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो वो इलिप्टिकल ऑर्डर में लगाती है इस तरीके से। सन कहीं यहाँ है, अर्थ यहाँ से यहाँ तक आती है, तो आपका ये हैवी टेम्परेचर्स को रिप्रेजेंट करता है जब वो क्लोजेस्ट पे होती है, मैक्सिमम स्पीड्स होती है व्हेन द फारटेस्ट फ्रॉम द सन, यानी कि व्हेन द क्लोजेस्ट टू द सन, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा 18 का वो बी है, ठीक है। ओके,
18 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करते हैं। 19 में जो है, इन ए सेमीकंडक्टिंग डायोड्स द रिवर्स बाइज करंट इज ड्यू टू द ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट ऑफ फ्री ड्रिफ्ट ऑफ फ्री, ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स caused by which of the following। अब देखिए, caused by which of the following, ठीक है। ओके, इस केसेस में क्या होता है कि ऐसा होता है कि जो डायोड्स होता है, अर्धचालक डायोड्स होता है, उसमें रिवर्स पश्चात पूर्ण धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनिक और होल्स की बहाव की वजह जो है इनमें से कौन सी है? देखो, थर्मल एक्साइटेशंस इसकी मुख्य वजह होती है, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस होता है जिसकी वजह से भी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं और होल्स फ्लो होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, बट इसकी और मुख्य वजह के लिए जो कुछ है वो आपका आता है इम्प्योरिटी एटम्स ओनली, यानी कि जो एटम्स में इम्प्योरिटीज आप मिक्स करते हैं वो भी आती है इसकी मुख्य वजह। तो इसकी में केवल धारा में कमी ये नहीं है, बोथ थर्मल एक्साइटेशंस ओनली एंड द इम्प्योरिटीज, यानी कि ये हमारा जो डी ऑप्शन है, 19 का जो डी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। ओके, चलिए 19 के बाद हम डिस्कस करते हैं 19 के बाद 20। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 20 दे रखा है, ये किस तरीके से है? 20 क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, इसमें दे रखा है कि दो प्रतिरोध है, ठीक है ना, और प्रतिरोधों में से एक बैटरी से जुड़े गए हैं। दोनों प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा गया है? एक बैटरी से जोड़ा गया है। ओके, इस क्वेश्चन में कुछ कमी है, तो क्वेश्चन की कमी को हम पूरा कर देते हैं। जो भी इसमें वैल्यू हमें मेंशन करनी है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूरा नहीं है। ओके, चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। यानी कि इफ टू रजिस्टर, इसमें जैसा कि आपका दे रखा है। ओके, इफ टू रजिस्टर, रजिस्टर में दे रखा है, पहला रजिस्टर था हमारा 2 ओम एंड सेकंड रजिस्टर हमें दे रखा है 4 ओम। ये दो रजिस्टर थे इस क्वेश्चन पेपर में, मैं देख रहा हूँ इसमें 2 रजिस्टर थे, इस तरीके से दे रखे थे, ठीक है ना। ओके, इनके 4 ऑप्शंस इस तरीके से दे रखे थे। यहाँ पर प्रतिरोध 2 ओम और ये आपका 4 ओम। अब देखिए ध्यान से, इफ टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 4 ओम आर कनेक्टेड टू ए बैटरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर 2 ओम और 4 ओम कनेक्ट किए गए हैं किसी भी बैटरी से, अब किस फॉर्म में किए गए हैं ये डिस्कस नहीं किया, ना तो सीरीज के लिए बारे में बताया है, ना किसी भी तरीके का, ना सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में, ना पैरेलल कॉम्बिनेशन के। देखिए, समान धारा प्रवाह होगी जब सीरीज में होंगे, बिल्कुल करेक्ट है, एक करेक्ट ऑप्शन है। जब समांतर में होंगे तो उनमें विभवांतर अलग होगा, नहीं नहीं नहीं, विभवांतर डिफरेंट होता है पहले केसेस में, इन सीरीज कॉम्बिनेशन में। जब श्रृंखला में जुड़े हो तो उनके विभवांतर बराबर हैं, जब श्रृंखला में सीरीज में जुड़ते हैं विभवांतर बराबर, ये भी गलत है, ठीक है। इक्वल करंट विल फ्लो थ्रू द व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, नहीं, देखिए बेटा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन में, इन सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारा आता है, इन सीरीज में अगर पहला रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है, ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। अगर आपने किसी भी बैटरी से कनेक्ट कर दिए तो ध्यान रखिए, करंट्स आपका I कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, कैसा आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। पोटेंशियल ड्रॉप्स कैसा होगा, डिफरेंट होगा। अगर इन पैरेलल में आपने कनेक्ट किया है, इन पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो देखिए ध्यान से, अगर आपने इसे बैटरी से कनेक्ट किया है तो ऐसे केसेस में क्या होगा, करंट डिफरेंट होता है, I1 I2, ये आपका हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा R2, यहाँ करंट फ्लो होगा I, यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा V। तो ऐसे केसेस में I क्या हो रहता है, डिफरेंट होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है, सेम होता है, सेम। ओके, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा,
ठीक है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ टू सर्किट। ये क्वेश्चन 2017 में भी पूछा गया, 2021 में पूछा गया, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया, लगातार कंटिन्यू इस क्वेश्चन को 3 बार डिस्कस किया गया है। तो ये कॉमन क्वेश्चन है और ऐसे कॉमन क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो इसीलिए ये क्वेश्चन मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है कि ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जो निम्न में से कौन सा किरचॉफ के सर्किट नियम का आम अनुप्रयोग है। एक बंद सर्किट में एक जंक्शन पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये आपका फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ को रिप्रेजेंट करता है। ये एकदम करेक्ट है, पहला ऑप्शन ही करेक्ट मिल गया। और ये चार्ज कंजर्वेशन लॉ पर डिपेंड है। किसी भी बंद सर्किट में आसपास संभावित में परिवर्तन का बीजगणितीय योग शून्य से कम होता है, ये रॉन्ग है, शून्य होता है। एक बंद सर्किट में एक जंक्शन पर धारा का बीजगणितीय जोड़ शून्य होता है। एक बंद सर्किट में, बंद नहीं होता, वो ओपन सर्किट्स होता है जिसमें बीजगणित में धाराओं का, ठीक है ना? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 21 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस करने वाले हैं, और क्वेश्चन नंबर 22 जो हमारा है, ठीक है, two conductors, if two conductors carrying current in opposite directions, then what will be the resultant effect on the conductors। यानी कि मेरे पास दो कंडक्टर है जिनकी डायरेक्शंस अपोजिट है, और कंडक्टर्स का परिणामी प्रभाव क्या होगा, ठीक है ना? ओके, अगर डायरेक्शन अपोजिट है दोनों कंडक्टर्स में करंट्स की, तो ध्यान रखना कि अगर सेम डायरेक्शन होती है कंडक्टर्स में करंट्स की, सेम डायरेक्शन होती है, तो उनका मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट हो जाता है, जिसकी वजह से उनमें रिपल्सन फोर्सेस होता है। अगर डायरेक्शन आपकी अपोजिट है तो उसमें अट्रैक्शन फोर्स होगा, ठीक है ना? तो आपका कैसा हो जाएगा, फोर्सेस आपका अट्रैक्शन होगा, और सेम डायरेक्शन में आपका रिपल्सन होता है, फिर आपका रिपेल होता है, और अपोजिट डायरेक्शन में आपका अट्रैक्शन होता है, तो देखिए, देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू कंडक्टर्स। पहला सही है हमारा, बाकी का आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है ना? पहला हमारा सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 हम डिस्कस कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट्स क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स हमें पता है कि जो हमारा फाई सफिक्स में E इक्वल्स टू हमारा B डॉट A होता है, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर भी होता है, ठीक है ना? ओके, और मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट्स में जो फ्लक्स होता है, इसकी यूनिट्स आपकी वेबर भी होती है, क्या होती है, वेबर भी होती है, और इसके ये SI यूनिट्स है, SI यूनिट्स है। और इसकी अदर यूनिट्स में क्या आ जाता है कि अदर यूनिट्स में हम कह सकते हैं इसे कि CGS यूनिट्स में इसे मैक्सवेल भी बोला जाता है, मैक्सवेल। ओके, चलिए देखते हैं कौन कौन सी यूनिट्स दे रखी हैं। जूल नहीं होगा, फेरेड नहीं होगा, जूल हमारी यूनिट है। ये यूनिट्स जो होती है वो वर्क और एनर्जी की होती है। ये किसकी है, वर्क एंड एनर्जी की यूनिट है। ओके, फेरेड हमारी कैपेसिटेंस की यूनिट है, कैपेसिटेंस की यूनिट है। ओके, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स की यूनिट है। कूलाम्स हमारे चार्ज की यूनिट है, किसकी यूनिट है, चार्ज की यूनिट है। देखा जाए तो इनमें से कोई सी भी यूनिट्स नहीं है, क्योंकि जो टेस्ला है वो मैग्नेटिक फील्ड्स की यूनिट्स है। और जो टेस्ला होता है आपका 1 टेस्ला, अगर आप इस टेस्ला के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं टेस्ला इक्वल्स टू, ठीक है ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड्स चुंबकीय प्रवाह के घनत्व की इकाई है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, अगर डेंसिटी के फॉर्म में जाएंगे तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 23 हमारा बहुत परफेक्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चंस बहुत अच्छा है, ठीक है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ किट्स इज करेक्ट फॉर द नैंड गेट ऑपरेशंस। यानी कि नैंड गेट, यानी कि एंड और हमारा, जो हमारा एंड और नॉट गेट मिलके नैंड गेट बनाते हैं, ठीक है ना? ओके, तो एंड और नॉट गेट मिलकर हमारा नैंड गेट बना रहे हैं। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। देखिए, एक गेट होता है आपके, जो भी लॉजिक गेट होते हैं, लॉजिक लॉजिक गेट जो आपके होते हैं वो आपके होते हैं 3। एक होता है आपका और, जो कि आपका कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है? इसमें 2 इनपुट्स होते हैं, एक आउटपुट्स होते हैं, इसका बुलियन एक्सप्रेशंस होता है a प्लस बी इक्वल्स टू वाई।
सेकंड गेट होता है हमारा एंड। एंड जो हमारा गेट होता है इसमें ये हमारा कुछ इस तरीके से डी का शेप में बना होता है, और डी के शेप में बना होता है, इसमें एक इनपुट, दूसरा इनपुट, ये इनपुट है, और आउटपुट इसमें भी एक होता है, और इसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है a डॉट बी इक्वल्स टू y। एक हमारा पास और गेट होता है जिसे कहते हैं नॉट गेट, ये ट्रायंगल शेप में होता है, इस तरीके से भी होता है, इसे बोलते हैं नॉट गेट। इसमें सिर्फ एक ही इनपुट होता है और आउटपुट हमेशा आपका, ठीक है ना, बार्स के फॉर्म में होता है, यानी कि अगर आपने इनपुट्स ऐसा डाला है तो आपको आउटपुट जो भी आप सोच रहे हैं वो ना मिलकर अपोजिट मिलेगा, ठीक है ना। ओके, जब नॉट गेट आपका एंड गेट के साथ मिल जाता है तो आपका नैंड गेट बनता है, नैंड गेट बनता है। जब नॉट गेट आपका और गेट के साथ मिल जाता है तो नॉर गेट बनता है, ठीक है। तो इसमें पूछा है नैंड गेट ऑपरेशंस में सही है एंड गेट और नॉट गेट, करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी। ओके,